नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूला पड़ा कदम्ब की डारी। आज की जानी मानी कथाकार पारुल पुखराज की कलम से लिखी हुई कहानी है। बड़ी ही प्यारी रोचक कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फोन जमशेदपुर से था, नरेन का। हमें लॉन वाला फ्लैट मिल गया है। नीता, जल्दी आ जाओ, फर्निश कराने का बजट भी 2-4 दिन में मिल जाएगा। मानो पंख लग गए थे मेरी आत्मा को। कैसे तो जा पहुंचूं और हरियाली टुकड़े को किस तरह अपनी बाहों में समेट लूं। छुट्टियों में मायके आई थी 2 हफ्ते के लिए, लेकिन 4 दिन में ही वापस भागी। 3 साल से हम तिमंजिले पर अटके थे और कंपनी के लॉन वाले पहली मंजिल के फ्लैटों की ओर तरसती निगाहों से देखते रहे। नया घर नए ब्लॉक में था, यानी 2 मंजिल के खुले खुले बंगले नुमा 2 मंजिले मकानों की कतार और घने पेड़ों की छाया वाली चौड़ी सड़कों का वह दृश्य बार बार आंखों के सामने घूम जाता, जो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना होने वाला था। घर पहुंची तो ठगी सी रह गई। कार सड़क पर नहीं, चमेली से छाए नन्हे से पोर्टिको में जाकर रुकी थी। क्यारियों भर फूल और लॉन के गदबदे सौंदर्य ने मेरे मन को बरबस मोह लिया। बरामदे के गमलों से झूलते पिटूनिया मुस्कुराते हुए हाय कह रहे थे। मैं गमलों में पानी डाल दूं? अप्पू तेजी से भीतर दौड़ा। नहीं अप्पू, बाहर आकर देखो, यहाँ कोने में बगीचे को पानी देने का नल है, नरेन ने उसे पुकारा। अप्पू नल में पाइप लगाना और पानी देना सीखने लगा। सब कुछ नया था उसके लिए। मैं घर के भीतर आई। नरेन ने ज़रूरत का कुछ सामान जमाने की कोशिश तो की थी, लेकिन अभी भी ज़्यादातर सामान पैक ही पड़ा था। भीतर के बरामदे में पड़ा बेंत का झूला पहले यहाँ रहने वाले लोग वैसे ही छोड़ गए थे। बिल्कुल नया या ठीक से संभाल कर इस्तेमाल किया हुआ था। कैसे सलीकेदार लोग होंगे जो इस घर में रहते होंगे। मैंने मन ही मन सोचा, इस सौंदर्य को और भी सजा कर रखूंगी मैं। खुद से वायदा किया और धीमे कदमों से खुशी की इस नई सौगात को पूरी तरह महसूस करने लगी। घर तो मनभवन था ही, पिछवाड़े एक खूब ऊंचा पेड़ अपनी बाहें फैलाए चुपचाप खड़ा था। घनी छाया के कारण जमीन पर घास नहीं पनप पाई थी। वैसे भी सामने का लॉन सजा रहे, इसके लिए पीछे तो नर्सरी ही बनाना ठीक रहता है। कंपोस्ट के गड्ढे खोदने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ही थी। वह सब काम यही करना था। पर यह पेड़ है कौन सा, ठीक से पहचान नहीं पाई। पहले कभी परिचय नहीं हुआ था। वह घनी छतरी ताने चुपचाप खड़ा था, अपने स्वाभाविक संकोच और गरिमा के साथ। नरेन ने ही परिचय करवाया। इसे कदम कहते हैं। ओह, ये है कदम। कितना पुराना परिचय और मुलाकात आज हुई। झूला पड़ा कदम्ब की डारी, झूले कृष्ण बिहारी ना। झूला पड़े कदम्ब की डारी, झूले राधा प्यारी ना। संगीत प्रेमी होने के नाते अनायास ही ये शब्द मेरे कंठ से फूटे और हवा में होते हुए कदम की पत्तियों में समा गए। पत्तियों से झरती धूप में घुले और गहरी सांस में चैन बनकर रोम रोम में बिखर गए। न जाने क्यों यह चैन घर आया तो एक जिज्ञासा उपजी। 3 मंजिलों से ज्यादा ऊंचा कदम का पेड़, इस पर कोई झूला डालेगा तो कैसे? कृष्ण बिहारी कैसे झूला डालते होंगे? राधा प्यारी कितनी ऊंचे पेंगे भरती होगी? इस कदम की सारी शाखाएं ऊपर ही ऊपर क्यों हैं? हो सकता है नीचे वाली सभी डालियां काट डाली गई हों। ब्रज में तो कदम के प्रति उस समय में लोग इतने निर्दयी नहीं रहे होंगे, तभी तो कदम पर झूले पड़ते होंगे। पर्यावरण पर पड़ती मार का एहसास हुआ तो पेड़ पौधों पर और प्यार उमड़ आया। फिर तो कदम तले फुर्सत में डूबे पल रोज गुजरते। नरेन के ऑफिस और अप्पू के स्कूल जाने के बाद मेरा सारा समय कदम्ब के साथ ही व्यतीत होता। चाय की चुस्कियों के साथ बरसात की नम हवा के नर्म झोंकों में मैंने अपनी सहेलियों के बहुत से गीतों की याद की। जब तक माली नहीं आ जाता, कदम की छांव में ही कभी टहलती, कभी कुछ गुनगुनाती, कभी बरामदे में लटके कुर्सी नुमा झूले पर बैठ जाती, कुछ पढ़ती या नए गमलों को सजाने की योजनाएं बनाती।
माली आ जाता तो मिलकर बगीचे के काम निपटाते। नए गमलों को तैयार करना, पुराने पेड़ों की छटाई और बगीचे की सफाई करते दोपहर के खाने का समय हो ही जाता था। घर को सजाते, नए पड़ोस से पहचान बिठाते। एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बरसात की एक प्यारी सुबह जब मैं चाय का प्याला लिए बरामदे में आई तो पेड़ पर आई बसंती कलियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ओह, कदम की कलियां! कदम फूल गया। हरे पत्तों पर छाए हुए बसंती सफेद गुच्छे बेहद आकर्षक लग रहे थे। फिर तो सुबह के काम पूरे होने के बाद कदम्ब की कलियों को बढ़ते हुए देखना जैसे मेरा रोज का नियम ही हो गया। नरेंद्र ऑफिस चले जाते और अप्पू स्कूल, तो मेरा समय तो इस कदम्ब के साथ ही कटना था। धीरे धीरे बसंती कलियां फूटी और नारंगी सफेद फूलों ने आकार लेना शुरू किया। इसी बीच मुझे अप्पू के स्कूल में नौकरी मिल गई। घर, नौकरी, परिवार के बीच झूलते कदम के साथ गपशप का वह दोपहर से पहले का समय हाथ से निकल गया। सुबह की चाय का समय भी न मिलता। अप्पू के साथ ही सुबह स्कूल के लिए निकलना होता और लौटकर घर का काम, एक मीठी नींद, फिर नरेन का घर लौटना और फिर शाम की चाय। पड़ोस में भी हमारी जान पहचान बढ़ गई थी। अक्सर ही हम एक दूसरे के घर आते जाते और रात कब हो जाती पता ही ना चलता। सोने से पहले जब पीछे वाली खिड़की खोलती तो मीठी मंद सुगंध कमरे के भीतर आ जाती। कदम्ब के सुगंधित फूलों का यह संदेश मुझे तरावट भरी मीठी नींद में सुला देता। अप्पू और नरेन के साथ समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सामने का बगीचा हरा भरा हो रहा था। माली बदस्तूर काम कर जाता था। कदम खिल रहा था, पर कदम्ब के पास बैठने का समय नहीं बचा था मेरे पास। एक दिन शाम को धुले हुए कपड़े तहाते हुए मैंने नरेन की सफेद कमीज पर नारंगी धब्बा देखा। न जाने कहाँ से लग गया, न जाने क्या गिर गया हो, किसी ने कुछ फेंका हो जैसे। प्रेस करने के पहले ही इसको दोबारा धो डालना चाहिए, यह सोचकर मैंने कमीज को फिर से वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मगर दाग साफ नहीं होना था तो नहीं हुआ। नारंगी से बदलकर भूरा हो गया। चुपचाप कमीज माली को दे डाली और उसी ब्रांड की वैसी ही एक नई कमीज लाकर नरेन के वार्डरोब में रख दी। फिर तो इन धब्बों की कहानी शुरू हो गई। दरअसल कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी हमने कदम के नीचे बांधी थी। कदम्ब के फल पकने लगे थे और वे दिन भर तड़ातड़ टपकते रहते, मानो कदम्ब हमसे बात न करने की खुंदस निकाल रहा हो। हार कर हमें वहां कपड़े सुखाना बंद करना पड़ा। छत के सिवा इस काम के लिए कोई दूसरी जगह ना थी और वहां पर रस्सी बांधने की कोई जगह नहीं थी। सो कपड़े सुखाने का नया स्टैंड खरीदा गया। वॉशिंग मशीन को ऊपर वाले बाथरूम में शिफ्ट किया। उसके लिए कुछ वायरिंग भी बदलवानी पड़ी। पैसे जो खर्च हुए सो हुए, बेमतलब की भागदौड़ में सारी शाम खराब हो गई। इतने से भी मुसीबतों का अंत नहीं हुआ। एक शाम स्कूल से लौटी तो अजीब सी महक का एहसास हुआ। कमरे में पहुंची तो महक कुछ तेज लगी। लगा खिड़की खोलकर देखो कि माजरा क्या है। माली ठीक से सफाई कर रहा है या नहीं। सिटकी ने गिराई, खिड़की खोली तो खमीरी गंध का तेज झोंका भीतर घुस आया। यह समझने के लिए कि आखिर यह है क्या, नीचे झांका तो लाखों की तादाद में बड़ी वाली मक्खियां जमीन पे बिछे नन्हे नन्हे सड़े हुए फूलों पर भिनभिना रही थी। इन गले हुए फलों के प्रताप से पूरा कंपाउंड खमीरी खमीरी महक रहा था। मैंने नाक और खिड़की दोनों बंद की। अगले दिन माली पर बरसी, कितने दिन से पीछे वाले आंगन में झाड़ू नहीं लगाई है। रोज ही लगाता हूँ भाभी जी। रोज लगाते हो तो इतना कचरा कैसे इकट्ठा हो गया वहां। कदम में तो कचरा होता ही है भाभी जी। माना कचरा होता है, पर ये तो सड़े हुए हैं। कितने दिन से सड़ रहे हैं यहाँ, गिरते ही सड़ गए 12 घंटे के भीतर। भाभी जी आप बेकार नाराज हो रही हैं। ये तो डाल पर ही सड़ने लगते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, तो इस बरसाती उमस में बहुत खमीरी महक छोड़ते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ। मुझे कदम का स्वभाव नहीं मालूम था। उससे मेरा कोई पुराना परिचय भी तो नहीं था। मैं तो माली से ही उसके बारे में समझ बूझ रही थी। तो फिर क्या करूँ, यहाँ तो मक्खियाँ भरी पड़ी है। कर तो कुछ नहीं सकते भाभी जी, दिन में 2 बार सफाई कर देंगे। इतनी जगह तो है नहीं कि फलों को मिट्टी में दबा दिया जाए। हद तेरे की, तो क्या फलों का सारा मौसम यही गंध सूंघते जाएगा। मैं 3 बार साफ कर दूंगा भाभी जी, माली ने सहयोग प्रदर्शित करते हुए कहा।
कदम से मेरी दोस्ती लगभग खत्म हो चुकी थी। हर प्यारी दोस्ती का अंत ऐसा ही क्यों होता है? पिछले 2-3 महीनों से मैं पीछे वाले बरामदे में भी गई नहीं थी। एक तो समय की कमी, फिर बदबू और भिन्नाट। अब मुझे पता चला कि इस घर में हमसे पहले रहने वाले लोग बरामदे की वह खूबसूरत झूलने वाली बेंत की कुर्सी इतने विरक्त भाव से क्यों छोड़ गए थे। इस बार दशहरे दिवाली की मिलाकर लंबी छुट्टियां हुई थी। हमने भी घूमने का कार्यक्रम बनाया। छोटी बहन की शादी भी थी। तैयारियों, मेहमानों की भीड़-भाड़ और काम के बीच मुझे न घर याद आया और न ही पीछे का बरामदा। वापस लौटे तो नवंबर का अंत हो रहा था। जमशेदपुर का मौसम सुहाना हो चला था। गमलों में गेंदे की नन्ही पौध रोप दी थी माली ने। नरेन बोले, अपनी प्रिय जगह नहीं देखोगी? तुम्हारा वह पीछे वाला बरामदा? सुनते ही मेरी नाक में उस खमीरी महक का एक तेज झोंका आया और चला गया। ना, वह झोंका नहीं था, कोई याद थी। अब वहां कोई पककर सड़े हुए फल नहीं थे। मक्खियां अपने घर को लौट गई थी। सारी सफाई करके माली ने नए गमले लगा दिए थे। घास के बिना कच्ची जमीन साफ रहे, इसलिए नरेन ने कंक्रीट बिछवा कर ईंटें चुनवा दी थी। कदम साफ सुथरा, शांत खड़ा था, जैसे अपनी गलती पर पछता रहा हो। मुझे अपना साफ सुथरा बैकयार्ड देखकर बड़ी राहत मिली। आज रविवार था, सबकी छुट्टी का दिन। दोपहर के खाने का इंतजाम पीछे के बरामदे में ही किया। मटर पुलाव और खीर। अपने घर में अपने परिवेश को अपनेपन से महसूस करते हम देर तक वहां बैठे रहे। पिछले 3-4 महीनों में कदम्ब की डालें खूब फैल गई थी। कुछ डालें तो हमारी छत की बालकनी को छूने लगी थी। माली बोला, भाभी जी, किसी को बुलाकर इन्हें कटाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो डालिए। नहीं, दूसरी तरफ की कुछ कटवानी होंगी। वे लोग ठीक से समझकर काट देंगे। संतुलन बराबर बनाना पड़ता है पेड़ का। फिर हम देर तक घूम घूम कर देखते रहे कि कौन कौन सी डाली कहाँ कहाँ से कटवानी है। एक ही बार में जितना कटवाना है कटवा दो, नरेन बोला। एक बार कटवाने के 500-600 रुपये लगेंगे। क्या कटवाना जरूरी है? मैंने धीरे से माली से पूछा। जी भाभी जी, वरना दिसंबर जनवरी तक तो आपका पूरा घर घेर लेगा यह। सर्दियों में एक टुकड़ा धूप तक नहीं आएगी घर में। अच्छा, हाँ, हर साल ही काटते हैं। न जाने क्यों यह वार्तालाप सुखद नहीं लगा। ऐसा हष्ट पुष्ट सुंदर अचल अविचल पेड़, जिससे अनायास ही दोस्ती करने को मन करे, काट पीट कर बराबर कर देंगे। माना बीच में कुछ अच्छे दिन नहीं रहे थे, तो भी क्या हुआ? मुझे तो उसका यह साफ सुथरा रूप देखकर फिर से दिन भर पीछे के बरामदे में बैठने का मोह जागने लगा था। उदास मन से मैंने जूठे बर्तन समेटकर रसोई के सिंक में रखे। बचे हुए खाने को फ्रिज में डाला। सीढ़ियों के पास टीपाई पर रखी एक पत्रिका उठाकर ऊपर आ गई। खिड़की खोली तो कदम्ब आसमान से गले मिल रहा था। उसकी लंबी कलात्मक बाहों का अंतहीन विस्तार अकथनीय आकर्षण अपने में समेटे था, जिस पर झूला डालकर कोई भी बांके बिहारी और राधा की छवि के दर्शन कर सकता था। मैं देर तक उसे देखती ही रही। वह स्वस्थ था, हरा भरा था, लगातार छटाई की मार सहता, ऊंची इमारतों के बीच अपने अस्तित्व के ताने बानों को जोड़ता, कंक्रीट से दबाए जाते अपने सीने के दर्द को टटोलता, कार्बन डाइऑक्साइड का जहर बुझाता, ऑक्सीजन के नन्हे गुबार छोड़ता, चुप, गर्दन झुकाए खड़ा था, जैसे किसी मासूम बच्चे को उसकी माँ ने शरारतों से तंग आकर कोने में खड़ा कर दिया हो और उसे वहां से हिलने डुलने की इजाजत भी ना हो। मित्रों, ये कविता जैसी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी का नाम था झूला पड़ी कदम्ब की डारी, जिसे लिखा था आज की जानी मानी लेखिका पारुल पुखराज ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।